सुप्रिया का ससुराल। अरे बिट्टू की माँ, तुमने अभी किसका नाम लिया? तुम्हें कुछ होश है भी या नहीं? क्या हुआ बड़ी दीदी? मैं तो अनंत पूजा के बारे में पूछ रही थी। सुप्रिया हैरान थी कि आज उसकी जेठानी किस बात पर उसे इस तरह बोल रही है। हे भगवान, तुम मामा ससुर का नाम ऐसे कैसे ले सकती हो? अपने सास ससुर और जेठ का नाम कभी नहीं लेते हैं क्या? तुमको तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया है? आज तक हमें देखा है इस तरह मामा ससुर और जेठ का नाम लेते हुए? दीदी, मैं किसी का नाम थोड़े ही ले रही हूँ। मैं तो सिर्फ अनंत पूजा के बारे में पूछ रही हूँ। इस बार कब है? वो तो दीपावली से पहले होती है ना। राम राम राम, बुद्धि दीजिए इस औरत को। कुछ साल में खुद सास बन जाएगी, फिर ये अपनी बहुओं को अपने रीति रिवाज क्या सिखाएगी? इसे तो खुद कुछ नहीं पता। जा, पहले जाकर नहा, फिर भगवान से माफी मांग और कसम खा कि कभी ये नाम मुंह से नहीं निकालोगी। गर्म कड़छिल उसकी तरफ दिखाते हुए सुप्रिया की बड़ी जेठानी ने कहा। वो सहम गई। उसकी बड़ी और छोटी दोनों जेठानी उसका मजाक तो उड़ा ही करती थी, साथ में उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचा रही थी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। ये दिल्ली वाली अपने को कुछ ज्यादा ही मॉडर्न समझती है। मैं भी कुछ कहती हूँ ना तो उल्टा मुझे ही सिखाने लगती है। शादी के 25 साल बाद भी तो उसे ऐसा लग रहा था कि कॉलेज में उसका पहला दिन है और उसकी रैगिंग हो रही है। लगातार 25 सालों से रोज उसकी रैगिंग ही हुआ करती है, जिसकी शिकायत वो किसी से कर भी तो नहीं सकती है, क्योंकि ये उसका खुद का चयन था। उसने अपनी मर्जी से अपने क्लासमेट से शादी की थी। लव मैरिज के बाद संयुक्त परिवार में रहना उसके लिए सजा बन गया था। उसे हमेशा ही यही लगता था कि ये उसका ससुराल नहीं, रैगिंग यूनिवर्सिटी ही तो है। उसकी यूनिवर्सिटी है। उसकी दोनों जेठानियां और उसकी सास तो इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है। उसे मयंक से कॉलेज टाइम से ही प्यार हो गया था। वो उससे सीनियर था और उस दिन जब उसका कॉलेज का पहला दिन था और उसके बेंच के सभी छात्रों की रैगिंग उसके सीनियर्स कर रहे थे, उसी दौरान तो मुलाकात हुई थी मयंक से उसकी, जो अपने दोस्तों के साथ उस सीनियर्स की रैगिंग करने वाली टीम में शामिल था। नए बेंच की लड़कियों को रैगिंग के बहाने छेड़ रहे थे वह सीनियर्स। अचानक मयंक को उसकी उस हरकत पर गुस्सा आ गया जब उसके दोस्तों ने सुप्रिया का दुपट्टा खींच लिया था। चटाक से एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था उसने अपने दोस्तों के गाल पर। पागल हो गया है क्या? अभी तक तो तुम हमारा साथ दे रहा था और अब इस लड़के की रैगिंग के समय हम पर हाथ उठा रहा है। कौन लगती है ये तेरी? अब तक तुम लोग हद में थे, पर अब हद पार कर रहे हो। हमारी भी बहनें हैं, इस तरह किसी लड़की का दुपट्टा खींचना यह तो ठीक नहीं। रैगिंग में नहीं, मैं नए स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन के लिए शामिल हुआ था। तुम लोगों के साथ ना की ऐसी हरकतों के लिए फिदा हो गई थी सुप्रिया मयंक की इन बातों से। अपना दिल दे बैठी उस पर। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया था और दोनों ने शादी का फैसला किया। उन दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे इस अंतर्जातीय विवाह के लिए, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए उन्हें अनमने मन से राजी होना ही पड़ा। सुप्रिया अपने अतीत की उन यादों के समुंदर में गोते लगा रही थी कि तभी उसके कानों में बड़ी जेठानी की आवाज गूंज उठी, जो उसे वर्तमान में ले आई। हाँ, तो तुम अभी तक नहाने नहीं गई? नहाने के बाद गंगा जल भी छिड़क लेना अपने ऊपर। यहाँ खड़े होकर बस ससुर और जेठ सब का नाम लेती रहोगी या मेरी बात भी मानोगी? तुमको नहीं पता कि मामा ससुर और जेठ की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हम बहुओं पर? ऐसी जीभ को तो काट कर फेंक देना चाहिए। सुप्रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मन की बात को बोल सके कि आप ये कौन से जमाने में जी रही है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कॉमन सेंस की बात है कि अपने से बड़ों को उनके
नाम से नहीं बुलाना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि अगर किसी का नाम किसी पर्व, त्योहार या किसी वस्तु या स्थान के नाम पर है तो उसका नाम भी ना लो। हद तो तब हो जाती है जब पूजा पाठ आरती में ऐसे नाम आ जाते हैं, जैसा उसकी जेठानी और सास बोलती है कि तुमको ये नाम नहीं लेना है। अब उसके बड़े जेठ का नाम शिव प्रसाद है तो ना तो वो शिव बोल सकती है ना प्रसाद। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? मंदिर में प्रसाद शब्द ना बोलकर वो क्या बोले? शिवजी की आरती में यूजी बोले। अब छोटे जेठ का नाम भोला प्रसाद है तो वो भोला की जगह ओला या गोला बोले। उसकी जेठानियां तो उसके मुंह से एक भी शब्द निकाला नहीं कि उसका मजाक बनाना और बेमतलब का तंग करने का ठेका लिए रहती है। कॉलेज का पहला दिन ही तो उसे सीनियर्स की रैगिंग का डर था, लेकिन मयंक ने वो डर हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी में तो खत्म कर दिया था। पर यहाँ उसके ही घर यानी सुप्रिया के ससुराल में तो रैगिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ की प्रिंसिपल यानी उसकी सास सुधा देवी तो क्या उसे इस रैगिंग से बचाएगी? वो तो खुद उन तीनों की रैगिंग करती है। सिर से आंचल जरा सा हटा नहीं कि हिटलर की तरह खड़ी हो जाती है। बड़ा फैशन सूझता है तुम लोगों को, जो अपने बालों का स्टाइल दिखाने के लिए सिर नंगा किए घूम रही हो। माँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है या साड़ी सिर से फिसल रही है? अगर किसी के मुंह से ये शब्द निकल भी गया तो एक लंबा चौड़ा भाषण शुरू हो जाता था। तो क्या हम लोगों को गर्मी नहीं लगती थी? कभी जेठ ससुर ने हमारा आंचल सिर से गिरा हुआ नहीं देखा? आजकल की बहुएं तो अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती। कई बार तो सुप्रिया और उसकी जेठानियों के बाल खींचकर आंगन के चक्कर कटवाए, फिर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी ऐसा कहकर लंबा घूंघट डाल दिया। इस रैगिंग का विरोध बड़ी बहू ने भी नहीं किया। उसने इस प्रथा को निभाने की कसम खा ली। उसके साथ जैसा हुआ सेम टू सेम वैसा ही तो उसने अपने सी छोटी बहुओं के साथ किया। फिर उसने उससे छोटी के साथ यानी सुप्रिया के साथ। अब तो वो दोनों खुद को ही इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल समझने लगी है। यह प्रक्रिया कब तक ऐसे ही चलेगी सोचकर सुप्रिया का माथा जनजना उठता है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वो अपनी देवरानी और अपनी बहुओं के साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। देवरानी को अपनी छोटी बहन समझेगी और बहुओं को बेटी बनाएगी। अब वह इस रैगिंग के खिलाफ आवाज भी उठाएगी। जो बातें उसने घर की शांति को बनाए रखने के लिए मयंक को कभी नहीं बताई, अब उन्हें बताना जरूरी हो गया है। रोज की चिक चिक से वह भी तंग आ गई है। ऐसे ससुराल और परिवार में रहने से अच्छा है कि अब वो मयंक और अपने बच्चों के साथ अलग ही रहे। जनवरी की ठंडी में वह दोबारा नहाकर बीमार नहीं पड़ेगी। उसने कोई गलती नहीं की है जिसकी सजा उसे मिलेगी। यह एक दिन की बात तो नहीं है। हर बात पर उसकी बेइज्जती की जाती है और उसे ताने सुनने को मिलते हैं। दूसरों के सामने उसको हंसी का पात्र बनाया जाता है। बहुत सह लिया उसने, अब और नहीं सहेगी। कल उसकी बहुओं के साथ भी उसकी जेठानी और सास अगर ऐसा ही व्यवहार करेगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने हिम्मत करके आखिर मयंक को वह बातें बताई थी जो कभी नहीं बताई थी। उसे लगता था कि मयंक के परिवार में सभी उसे समय के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसकी सोच गलत निकली। तुमने पहले क्यों नहीं कभी मुझे कुछ बताया? इतना सब कुछ तुम सहती रही और मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी। मुझे तो लग रहा था कि सब तुम्हारे व्यवहार से खुश है और सबने तुम्हें अपना लिया है। वह सिर्फ आपके सामने ही खुश होने का दिखावा करते थे। आपके ऑफिस जाते ही जो मेरी रैगिंग शुरू होती थी वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मयंक तुरंत अपनी माँ के पास गया और वही अपनी भाभीियों को भी बुलाने के लिए कहा। सभी को लगा कि मयंक उनके लिए कुछ लाया है। हाँ देवर जी, आपने बुलाया? चहकती हुई उसकी बड़ी भाभी ने कहा। हाँ भाभी, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप सबके सामने।
यह हमारा घर है ना, कि कोई रैगिंग यूनिवर्सिटी, जो कि आप इस तरह से सुप्रिया को हमेशा सताते हैं, मेरे घर पर ना रहने पर। अच्छा, तो क्या कर दिया हम सब ने तेरी पत्नी के साथ? क्या शिकायत की है इसने तुमको हमारी? माँ ने कहा तो वो बोला, माँ, कभी कुछ नहीं कहा इसने मुझसे, यही तो सबसे बड़ी गलती की है। चुपचाप सब सहती रही, पर अब नहीं, अब हम इस घर से जा रहे हैं। मयंक ने सुप्रिया का हाथ पकड़ा और अपना सामान उठाया और वो घर छोड़कर अपने नए घर में आ गया, जहाँ सुप्रिया खुले सिर और अपनी मर्जी से रह सकती है। आज उसकी आवाज में खनक है और चेहरे पर चमक। जब अपने बेटों से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, उसे रैगिंग यूनिवर्सिटी समान ससुराल हूँ मुक्ति मिल गई थी।